आपके पेपर के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कि देखिए आपको अभी से मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देना है। अगर कुछ बच्चों ने मॉक टेस्ट नहीं दिया है तो वो मॉक टेस्ट ज़रूर देकर जाएं। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए अभी जब CHSL का आंसर किया आया उसके बाद जब मैंने कुछ बच्चों से बात किया तो मुझे पता चला कि बहुत बच्चे ऐसे थे जो मोबाइल पर मॉक की प्रैक्टिस करके गए थे और सेंटर पर जाने के बाद उनको वहाँ पर माउस पर हैबिट नहीं बन रहा था, क्वेश्चंस वो नहीं समझ पा रहे थे, कैसे टिक करना है, कैसे सेव एंड नेक्स्ट करना है, जिसके वजह से आते हुए सवालों को भी उनका अटेम्प्ट कम हो गया। ठीक है, तो एटलीस्ट अगर आपके पास सिस्टम नहीं है तो कम से कम किसी दोस्त से बोरो कर लीजिए या साइबर कैफे में चले जाइए, लेकिन एक आधा मॉक का जो है कम से कम 4-5 मॉक की प्रैक्टिस आप सिस्टम पर करके जाइए, क्योंकि इससे आपकी जो है वो रफ्तार बनेगी। दूसरी पॉइंट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो मॉक टेस्ट देंगे तो कैसे देंगे, तो ये देखिए यहाँ पर हमसे कहा गया फिक्स ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट। ठीक है, दूसरा हमसे कहा गया आर्ट ऑफ स्किपिंग और तीसरा हमसे कूल माइंड। रीजन यहाँ पर क्यों है, बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर मॉक देना होता है तो ठीक है हम मॉक देते तो हैं, लेकिन मॉक देने का तरीका क्या है। तो पहला पॉइंट अपने माइंड में जान लीजिएगा, आपका ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट फिक्स होना चाहिए। जैसे शुरू से अगर आप मॉक टेस्ट देते आ रहे हैं कि सबसे पहले आपने इंग्लिश को खत्म किया, फिर GS को खत्म किया, फिर मैथ और फिर रीजनिंग है, तो आपका यहाँ पर भी ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट सेम ही होना चाहिए। आप ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट नहीं बदलेंगे, उससे आपका क्या होता है, पेपर खराब हो सकता है। तो जो ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट आपका शुरू से रहा है, जैसे आप पहले मैथ करते आ रहे थे तो पहले मैथ ही करेंगे, वहां जाकर अपने तरीकों को नहीं बदलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने पॉइंट की बात की है वो आर्ट ऑफ, समय बच गया है उसमें हम क्या करें, तो रिवीजन। जितना ज्यादा हम रिवाइज कर सकते हो ना, आप उतना ज्यादा रिवाइज करोगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्ट है। ब्रूस ली ने भी हमेशा, मैं कहता हूं कि कहा था कि मुझे उस व्यक्ति से डर नहीं लगता है जिसको 10,000 मूव्स आते हैं, मुझे उस व्यक्ति से डर लगता है जिसने एक ही तरीके को कम से कम 10,000 बार प्रैक्टिस कर रखा हो। तो सेम तरीके से आपने जो भी पढ़ा है, जहां से भी पढ़ा है, जो भी नोट्स आपने बनाए हैं, उन सबको आप रिवाइज करेंगे। ये आपका गोल्डन फंडामेंटल होना चाहिए। ठीक है, रिवीजन में करेंगे तो क्या क्या करेंगे, जैसे बात करते हैं मैथ्स में, तो आपको पता है कि मेंसुरेशन आपका वेटेज ज्यादा है MTS के लिए। इसके अलावा और भी कई सारे यहाँ पर फॉर्मूले हैं, उन सभी फॉर्मूलों को आप जो है रिवाइज करके जाओगे, चाहे वो अरिथमेटिक के होंगे या वो एडवांस के होंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके क्वेश्चन में सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो आप उनको मिस कर दोगे। उसी तरीके से सेकंड आपके जीके में अगर हम बात करें तो स्टैटिक का पोर्शन, ठीक है, जैसे छोटी छोटी चीजें, दर्रे हो गए, यहाँ पर झरने हो गए और आपके यहाँ पर मरुस्थल हो गए, तो इनके ऊपर क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है। और अगर आपने इनको थोड़ा सा ध्यान नहीं रखा है, अगर आपने इनको रिवाइज नहीं किया है, तो फिर वहां पर भी आपकी गलती होने की संभावना ज्यादा होगी। करंट अफेयर के भी बहुत ऐसे पॉइंट होंगे जहां पर अक्सर आप कंफ्यूज कर जाते हैं। अगर मैं ये पूछूं युवा दिवस कब मनाया जाता है और 4 डेट दे दूं, तो आपको पता तो है कि जनवरी में मनाया जाता है या फरवरी में, जो भी है, लेकिन आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जो भी चीज आपने पढ़ी है अब नया कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस जो पढ़ा है उसी को बार बार रिवाइज करेंगे। थर्ड सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजिंग होता है वो है आपका वोकैबुलरी। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि यार इस ऑप्शन के चारों साइनो हैं या 2 ऑप्शन तो साइनो है ही हैं, लेकिन क्लैरिटी नहीं होने की वजह से आप तुक्के लगाएंगे। इसलिए आपने जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करिए बहुत शानदार तरीके से। और फोर्थ है आपका नोट्स। ठीक है, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, रीजनिंग के नोट्स बनाए हैं, मैथ्स के नोट्स बनाए हैं, जो भी बनाए हैं, जैसे रीजनिंग में ही अगर हम बात करें काउंटिंग फिगर आ गया या इसके अलावा और भी काफी चीजें आ गई, तो जितना भी आपने पढ़ा है उन सब का क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। क्योंकि पेपर में आपके नोट से ही क्वेश्चन आएगा, इस बात का ध्यान रखिए, उससे बाहर नहीं आने वाला है। बस वो चीज आपने रिवाइज नहीं की है तो आप उसको छोड़ सकते हैं या गलत कर सकते हैं। इसलिए पहले जो पढ़ा है